नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। जब से कोविड आया, यानी हम 2019 के दिसंबर की बात करें या 2020 की जनवरी की बात करें, तब से हमने एक चीज़ ज़रूर देखी कि कोविड से तो पूरी दुनिया परेशान हुई, लेकिन उसके साथ साथ कई और वायरल इन्फेक्शंस भी बीच बीच में आते रहे हैं और दुनिया भर में लोगों को परेशानी में डालते रहे हैं। चाहे बात हो इबोला की, जीका वायरस की, नीपा की या उसके साथ अभी हाल ही में मंकी पॉक्स की, तो समझ में ये आने लगता है कि क्या हम कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम अपनी ही गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिस तरह से इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है या खिलवाड़ किया है, उसका नतीजा ये भी है कि अब वायरस पहले के मुकाबले हमें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पहले से कहीं ज़्यादा संक्रामक यानी इन्फेक्शियस डिजीजेज हो रही हैं। इसका कारण क्या है और आने वाला भविष्य कैसा है? कोविड के मामले फ़िलहाल तो कम हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा? ये तमाम बीमारियां और ख़ास तौर पर अगर वायरस की बात करें, वायरस इंसान से और विज्ञान से फ़िलहाल आगे चल रहा है। क्या हम इसे मात दे पाएंगे? समझते हैं विशेषज्ञों से। बहुत स्वागत स्टूडियो में डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा, आप चेयर हैं कोविड वर्किंग ग्रुप ऑफ एनटेगी। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय, आप प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से। हमारे साथ डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, आप डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी। और हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर एजाज नबी कौल, आप प्रोफेसर मेडिसिन हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस के विशेषज्ञ। आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत डॉक्टर कौल आपका भी। और चर्चा की शुरुआत करें डॉक्टर एन.के. अरोड़ा आपसे। अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर समझना चाहें तो हालिया परिप्रेक्ष्य में जो वायरल डिजीजेस हमने देखी हैं, क्या आपको लगता है कि ये फिनोमिना कुछ नया है या पहले भी ऐसा होता रहा है? संजीव, ये जो आपने सवाल उठाया है, अगर मैं पिछले 20 साल में देखता हूँ तो बहुतों को याद होगा कि एक बर्ड फ्लू की बात हुई जी, उसके बाद स्वाइन फ्लू की बात हुई, उसके बाद कोविड की बात हुई। हम खाली अगर इन तीनों को देखें तो ये सारे के सारे वायरसेस जानवरों से मनुष्य में आए और ये देखा जा रहा है, जिसको हम एक विकास की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ है कि हमने जो प्रकृति के एक जो स्वरूप है उसमें खलल पहुंचाने की कोशिश करी है, और जिसकी वजह से जानवरों में और मनुष्यों में जो एक दूरी या पर्दा बना हुआ था, वो पर्दा कहीं से टूटा है और इसकी वजह से उनके रहन सहन में और हमारे रोज़मर्रा के जो जीवन है उसमें जानवरों के साथ ज़्यादा करीबी हुई है। और ये ख़ास तौर पे कुछ एरिया में जब होती है और वायरस जो आम तौर पे जानवर में रहता है या नॉन ह्यूमंस में रहता है, वो एक बार मनुष्यों में एंटर कर जाए, उसका क्या प्रभाव होगा इसका पूरा मालूम नहीं होता कि हर वायरस कैसे करेगा। और जो आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए, मंकी पॉक्स की बात करते हैं, इबोला करते हैं, नीपा वायरस करते हैं, ये सब इनको जूनोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, यानी कि दूसरे मनुष्यों के अलावा नॉन ह्यूमंस के साथ करके कांटेक्ट के साथ ह्यूमंस में आ जाता है। कोरोना वायरस भी, और कोरोना वायरस भी इसी तरीके से चमगादड़ से आया। तो हम जितने भी, और यही कहा जा रहा है कि जो पिछले 2 दशकों में जो महामारी हुई वो भी उसी वजह से थी। आगे वाले आने समय में भी यही एक मुख्य मुद्दा रहेगा कि जूनोटिक डिजीज़ और वायरसेस ख़ास तौर पे इसमें मुख्य तौर पे होते हैं जो शरीर के साथ मनुष्य शरीर में प्रवेश करें। आम तौर पे वो बीमारी जानवरों में करते हैं, लेकिन मनुष्यों में एक बार जब एंटर हो जाए तो उनमें भी परिवर्तन आ जाता है और मनुष्य में वो सर्वाइव करना शुरू कर सकते हैं। और यही है कि ये एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, आपने बहुत सुंदर तरीके से, और जिसका हम ये परिणाम भुगत रहे हैं। डॉक्टर संजय राय, अगर हम महामारी विज्ञान की दृष्टि से अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या लगता है, क्या इस तरह का दौर
मानवता के इतिहास में पहली भी आया है, या ये सामान्य सी बात है, वायरस है तो ऐसा ही होता रहता है, कभी ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, पहले शायद ना हुई हों? नहीं, ऐसा नहीं कि पहले बिल्कुल ही नहीं होता था, पहले भी होता था। मुझे याद है कि जब मैं एमडी कर रहा था से 25-30 साल पहले, तो एक एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया, इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। 30 साल बाद फिर ये सवाल हाँ, आपके सामने तो है। ये 25-30 साल बाद फिर से सवाल ये सामने है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, जैसा डॉक्टर अरोड़ा ने भी बताया कि जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक रीज़न हुआ है कि धीरे धीरे जो है जो भी जूनोटिक डिजीज हैं, अगर जानवरों से इंटरेक्शन हमारा इंक्रीज होगा, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, आप देखें तो सारी डिजीज़ क्यों कहीं पे ही ज़्यादा होती हैं या वहीं से उत्पन्न होती हैं। HIV से ले लीजिए, जो 60-70 के दशक में हुआ था, हिंदुस्तान में पहली बार 1982 में पाया गया था, बट उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसकी उत्पत्ति भी जो है अफ्रीकन कंट्री से हुई थी। ज़्यादातर डिजीज जो हैं अदर देन सार्स कोरोना वायरस 2 छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट भी हुआ था, सार्स जो हुआ था चाइना से हुआ था, सेकेंड भी हुआ था, बट सार्स कोविड-2 की मैं अगर बात ना करूं तो 1 जो है जूनोटिक डेफिनेटली था कि बैट से आया था। इसका कंट्रोवर्सी अभी तक है। हमारा जो कोविड-19 है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस कंट्रोवर्सी की मैं बात नहीं करता, इसमें है। मर्स भी है, जूनोटिक डिजीज था। तो जितने इधर पेंडेमिक हुए वह जो है जूनोटिक डिजीज, और उसका जो जहाँ जहाँ इंटरेक्शन जितना ज़्यादा है, जिन जिन कंट्रीज़ में जो है बहुत ही क्लोज, अपनी कंट्री में देखिए तो केरला में जो है काफ़ी जो है ज़्यादा इंटरेक्शन है। ऑलमोस्ट हर घर में जो है कैटल हैं, या कैटल ही नहीं, मतलब और भी डोमेस्टिक ये है। तो जहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, चांसेस जो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस टाइप के वायरस जो हैं ऑलरेडी रहते हैं। सार्स कोरोना वायरस 2 जो है अभी डिटेक्ट हुआ, लेकिन कोरोना फैमिली जो है पहले से ही हमें पता था। जो कॉमन कोल्ड हमें होता था वो कोरोना वायरस फैमिली से ही था। वो 4 थे, या मर्स सार्स आया, फिर मर्स आया, फिर सार्स कोविड-2 आया, तो और सारे ही जूनोटिक ओरिजिन के माने जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारा इंटरेक्शन या उनकी जो है, जब हैबिटेट हम उनका ख़त्म करते हैं, उनके रहने की जगह, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, सब कुछ जंगलों को हटा रहे हैं, तो उनकी रहने की जगह कम होगी, तो वह जो है जंगल से जो है जो वाइल्ड थे वह जो है अब हमारे डोमेस्टिक इंसानों के संपर्क में आएंगे। अच्छा, तो ये सब कई कारण हैं जिसके कारण से जो है प्रोबेबिलिटी अब इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा जो है रिपोर्टिंग का सिस्टम इंक्रीज हो गया है, सर्विलेंस बेटर हो गया है, तो ये भी कि हम डिटेक्ट बेटर कर ले रहे हैं। सर्विलेंस सिस्टम पूरी दुनिया में जो है काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है, तो एक रीज़न ये भी है कि उसके कारण से भी जो है रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन उसका एक जो उत्पत्ति का रीज़न जो है हमारा इंटरेक्शन होना जो है ज़्यादा है, कि इन जानवरों के साथ जो है हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, इसलिए जो है। डॉक्टर कॉल के पास चलें उससे पहले एक छोटी सी बात पे मैं चाहूँगा कि आप इस बात को और स्पष्ट कर दें। आपने बातों बातों में बात कही कि जहाँ भी इंसान का पशुओं के साथ या मवेशियों के साथ संपर्क ज़्यादा है, वहाँ खतरा ज़्यादा है, कि आपने ये बात कही है? बिल्कुल है। आप और ऐसा होता है क्योंकि जो मवेशियों में या इन जानवरों में, वाइल्ड एनिमल्स में या डोमेस्टिक एनिमल्स में अगर कुछ डिजीज़ हैं और हमारा इंटरेक्शन उनके साथ रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से जम करके ह्यूमन में आ जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है। ये जितनी डिजीज़ की अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये तमाम चीज़ें, बर्ड फ्लू हुआ, सार्स हुआ, सार्स कोविड-2 हुआ, मर्स हुआ, ये सारे जो है उसी इंटरेक्शन का नतीजा है कि वहाँ से आया। तो जितना ही इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा उतनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सॉरी बीच में, कि रोटा वायरस जो डायरिया का, ये पिग्स से आया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि रहन सहन में जब लोगों के जो हैबिटेट है जानवरों का, उसमें हम घुसने लगते हैं या वो हमारे हैबिटेट में आ जाते हैं, तो ये संक्रमण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ये भी एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे जो संजय ने कहा और मैंने भी पहले कहा, कि कुछ खास जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर से ये ज़्यादातर बीमारियाँ उठती हैं। मतलब जो आम ज़्यादातर लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ इलाके हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का परिवर्तन आया है रिसेंट समय में, और उस जगह पर इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे प्लीज। हाँ, जैसे कि
पिछली बार वो अभी मैंने बताया कि अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाऊं जी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जानवर और जो है मनुष्य बहुत नज़दीक एक साथ ही साथ रह रहे होते हैं। अच्छा। कई बार आप देखेंगे कि जिस कमरे में मैं सो रहा हूँ, मनुष्य सो रहे हैं, उसी कमरे में जानवर जो घर के हैं, चाहे मुर्गी है, सूअर हैं या बाकी जानवर हैं, वो भी उसी कमरे में। तो इस तरीके से जो क्लोज संपर्क है, अच्छा, उसकी वजह से वायरसेस एक से दूसरी स्पीसीज में जंप करते हैं। मंकी पॉक्स का भी ऐसा ही है, जहाँ बंदरों के साथ बहुत निकट का संबंध हो जाए। और तो ज़्यादातर देखेंगे या तो उन एरिया में जहाँ पर लोगों के रहन सहन में इस तरीके से परिवर्तन आया है, जगह की कमी हुई है, जंगल कटे हैं, और जहाँ पर इस तरह का क्लोज कांटेक्ट हुआ है, वहाँ पर फिर समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टर कौल, आपके पास आना चाहेंगे, और अभी तक जो बात सामने आई है उसमें एक बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि जब भी इस तरह का संपर्क बढ़ेगा, या अभी तक पिछले कुछ अरसे की अगर हम बात करें, तो इसमें पशुओं से या मवेशियों से क्या वायरस ही जंप करता है, या हम वहाँ से बैक्टीरिया भी लेते हैं? और वायरस और बैक्टीरिया का अंतर जो है वो ज़रा हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए, क्योंकि सबको लगता है जीवाणु, विषाणु, कीटाणु ये क्या चीज़ है, प्लीज़ बताइए। संजीव जी, मैं अपना ये आपसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को देखें जी, इफ वी लुक एट ह्यूमन इवोल्यूशन, 1700 एडी के करीब हमारी पॉपुलेशन आधी बिलियन, 1700 से 1900 तक ये हमारी 2 बिलियन आके रहे, और पिछली सदी में हम अराउंड 8 बिलियन तक पहुंचे जी, और अंदाजा ये है कि 2100 के एंड तक हम 12-13 बिलियन तक हो जाएंगे। जमीन उतनी ही है, वसाइल उतनी ही है, रिसोर्सेज उतनी ही है। इस सबको मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं, ह्यूमन कांटेक्ट, एनिमल कांटेक्ट एंड प्लांटेशन कांटेक्ट। तो हम WHO बताता है वन हेल्थ, कि अगर हम सिर्फ अपना मेडिकल साइंस ही देख लें और वेटेरिनरी साइंस और एग्रीकल्चर साइंस को छोड़ दें तो ये जंप ओवर्स तो हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो, वायरस हो। इसीलिए पिछले 10-15 सालों से एक नया कंसेप्ट, कोविड से पहले लोगों ने सोचा इसके बारे में, भारत में भी सोचा और भारत के बाहर भी लोगों ने सोचा कि एक इमर्जिंग ऑर्गेनिजम्स आ रही हैं। इमर्जिंग ऑर्गेनिज्म हम उनको बताते हैं या तो वो पहले मैनकाइंड में नहीं हुए हैं, या जैसे प्रोफेसर अरोड़ा ने बताया किसी एक एरिया के तरफ ये रहते थे और वहीं पे रहते थे, लोग भी मरते थे और उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म भी मरते थे। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, हम 8 बिलियन हो गए, तो हमको 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक। तो इस बेसिक फैसिलिटी को हमने कैसे निपटाया? हमने डिफॉरेस्टेशन कर ली, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, उसमें हमने क्लाइमेट चेंज भी लाया, उसमें हमने पोल्यूशन भी लाया, बिकॉज वी हैड टू सस्टेन अवरसेल्फ। तो इस सब चीज को मिला के वी इंक्लूडेड, मैन इंक्लूडेड दोज 2 एरियाज, वेटेरिनरी एरिया जिसमें पशु आते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, सिर्फ पशु से नहीं आता है, इंसेक्ट से भी हमको आता है, डेंगू हो, मलेरिया हो, या उनके ऐसी कुछ स्पीशीज हो जो आजकल हमारे लिए क्राइसिस बन गई है। इसलिए हम इसको सिर्फ महदूद नहीं करेंगे इमर्जिंग इन्फेक्शन, इनको हम री इमर्जिंग इन्फेक्शन, फिर 2 डिविजन हमने करके रखे। इमर्जिंग इन्फेक्शंस वो हो गए जो इन एग्रीकल्चर एरिया से या वेटेरिनरी एरिया से या पशुओं से या इंसेक्ट से म्यूटेट करके एक नया जंप ओवर करके हमारी ह्यूमन बीइंग्स में आता है, जैसे वुहान से कोविड आ गया एंड इट कॉज्ड द डिवास्टेशन। दूसरा है री इमर्जेंस ऑफ इन्फेक्शन, दोज इन्फेक्शंस वर ऑलरेडी देयर, जो पहले से थे और शायद और दोबारा वो आए, शायद इंसान ने उस पर काबू भी किया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई कि वो नए उत्पन्न हो गए। आप ट्यूबरकुलोसिस को देख लीजिए, जैसे आप अभी बोल रहे थे बैक्टीरिया और वायरसेस में क्या फर्क है। मुख्य तौर पे हम इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया हो जो कॉमनली हमको तंग करते हैं, वायरसेस हो जी, प्रोटोजोआ हो, फंजाई हो, तो दीज आर द मेन ऑर्गेनिजम्स जो हमको तंग करते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल वायरस, पिछली सेंचुरी में हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो गए, पेनिसिलिन से स्टार्ट होके जो अभी तक जितने भी आए, तो हमने सोचा कि हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कर्व कर,
1960s में यूएस सर्जन जनरल अमेरिकन सेनेट में बयान देता है दैट वी शुड क्लोज द बुक ऑन इन्फेक्शियस डिजीज बिकॉज वी हैव प्रोबेबली कंट्रोल्ड बैक्टीरिया। तो कितना इम्प्रूडेंट स्टेटमेंट और प्रीमेच्योर स्टेटमेंट, और इन कीटाणुओं ने हमको मजबूर कर दिया कोविड के जरिए सोचने पे प्रोबेबली वी आर इन द मिडल ऑफ अ स्टार्म। द स्टार्म इज बिकॉज एज प्रोफेसर अरोरा एंड प्रोफेसर संजय ऑलरेडी मेंशन कि हम इनके एरियाज में जा रहे हैं, एनिमल्स के एरियाज में भी जा रहे हैं और एग्रीकल्चरल एरियाज में भी जा रहे हैं, क्योंकि हमको खेती करनी, हमको राइस बनाना ही बनाना है। थाईलैंड में कुछ ऐसे फील्ड्स को राइस फील्ड्स में चेंज किया गया, वहां माउस ज्यादा पैदा हो गई उससे, और वहां से हंटा वायरस पल्मोनरी एक वायरस आता है HPV, तो वहां पे उसका संक्रमण हो गया। या डिफॉरेस्टेशन हो गई, हमने क्लाइमेट चेंज कर लिया, हमने कंबशन बहुत किया। कहते हैं कि जितने टायर्स दुनिया में हैं, टायर गाड़ियों के, जो टायर्स अनयूज्ड टायर है, दैट कैन कॉज ए डेंगू एपिडेमिक एनी टाइम। पानी भरा रहता है उनमें, मॉस्किटो पलते हैं उनमें। तो अगर हम ओवरऑल देखें, द मेन प्रॉब्लम इज फर्स्ट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, एंड दैट हैज कॉज्ड अस टू डाइवर्सिफाई। ठीक है, probably that is the main important reason for this. जी बिल्कुल डॉक्टर कौल, आपने बहुत विस्तार से बात सामने रखी। डॉक्टर सुजीत सिंह, पिछले 2.5 वर्षों का जो समय है जब से कोविड आया, हमने देखा कि आपकी नज़र, और जब भी कोई नया संक्रमण किसी और बीमारी को लेकर भी, चाहे मंकी पॉक्स हो, इन सब को लेकर आप के पास पूरी जानकारी रही है, और आपने उन इलाकों का दौरा भी किया जहां नए नए कुछ इस तरह के संक्रमण भी आए। कौन कौन सी बीमारियां आपने देखा कि जो एक साथ और या इतनी जल्दी आ रही थी, या वही सवाल फिर से कि क्या ये रेगुलर हम इसे बात मान सकते हैं या नहीं? आप कुछ इसमें कुछ और देखते हैं, वायरस का कुछ अलग सा बिहेवियर? नहीं, मेरा एक तो इन्होंने बात जूनोटिक पैथोजेंस की करी दी, मैं उससे एक अलग आगे के विषय पे जाना चाहिए हमको। जूनोटिक से इंटरेक्शन एक पार्ट है स्पीशीज़ का जंप का। अच्छा। उसके बाद जब वो ह्यूमन में एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको जूनोसिस की ज़रूरत नहीं है, H1N1 को कोई ज़रूरत नहीं है एनिमल की। कोविड की आज इंसान से इंसान में जाए, जी हाँ, इंसान से इंसान में चलता है, लेकिन आ गया ना, लेकिन आ गया। एक बार जंप होने के लिए आपको इंटरेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद वो ह्यूमन टू ह्यूमन में जो बीमारियां एस्टेब्लिश हो पाई, जैसे आपको एवियन फ्लू नहीं हो पाया उतनी अच्छी तरह इफेक्टिवली इस्टेब्लिश, लेकिन फिर भी हम उसको निगाह पे रखे हुए हैं, और हमारे देश में बहुत सारे हुए हैं। सिर्फ एक ही केस ऐसा हुआ है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हम लोगों ने एंटिसिपेट किया, अदरवाइज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहीं भी हमें बर्ड्स की डेथ के बाद ऐसा नहीं मिला। दूसरे देश में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। लेकिन अब रही बात इसकी कि अगर आप बात करें जूनोटिक डिजीज़ की, जैसे SARS-1, SARS-2, एबोला, मर्स कोरोना वायरस, जीका वायरस, और ये सब अलग अलग किस्म का ट्रांसमिशन है इनका। इनके ट्रांसमिशन को आप सबको एक तरीके से नहीं देख सकते, और यही टेक्नोलॉजी और डिजीज़ एपिडेमोलॉजी की बात आती है जी। अगर आप एयरपोर्ट स्क्रीनिंग की बात करें तो वो जीका के लिए अलग होगी, एबोला के लिए अलग होगी, और इसके लिए आपके मर्स कोरोना वायरस की अलग होगी, क्योंकि जीका है आपका मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज़, मर्स कोरोना वायरस है रेस्पिरेटरी ट्रांसमिटेड डिजीज़, एबोला वायरस है आपका सिक्रीशंस और टच से ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो अगर जब तक आप टेक्निकल इनपुट्स प्रॉपरली नहीं डालेंगे, डिजीज़ की एपिडेमोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये वाली बीमारियां हमारे लिए चैलेंज के रूप में आती रहेंगी। और जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा है, अब ये तो बाहर के देश बीमारियों की बात कर रहे हैं जी। हमारे खुद के देश में KFD का क्या हाल है, जो सिर्फ कर्नाटक से स्टार्ट हुआ, आज 5 राज्यों में फैल चुका है। CCHF का क्या हाल है, जो गुजरात के 1-2 जिले में हुआ करता था, आज गुजरात के सब जिले और राजस्थान का भी एक जिला उससे पीड़ित हो गया है। इसी प्रकार आप चिकनगुनिया का भी देख लीजिए, 2006 के बाद से लगातार विस्तार के रूप में जा रहा है पूरे देश में, और हम एक समय तो था 4-5 साल पहले एक एपिडेमिक के रूप में चालू हो गया था ये चिकनगुनिया। तो जी हाँ, वो भी वायरल। हमको ये देखने की बहुत आवश्यकता है कि हमको किस बीमारी से किस प्रकार से लड़ना है। बीमारी का आना एक प्रकार है, हर चीज को हम उस तरीके से नहीं देख सकते कि हम इंटरेक्शन पूरी तरह लेकिन जूनोटिक्स की बात तो
एक हो गई कि वो मवेशियों से, पशुओं से आ रहा है, जी। लेकिन वायरस उसके अलावा भी तो आ जी रहे हाँ, हैं। वायरस उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे आपका अभी वेक्टर की बात कर रहे थे हम, जी। येलो फीवर वायरस जो वायरस है वो वेक्टर के द्वारा आया। आज की तारीख में अब जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है वो वेक्टर के द्वारा आया, जी। आज का क्यूलस के द्वारा आया। तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस भी बहुत सारी हैं, आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीजेस भी हैं, और हमारी ये वायरस डिजीज, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिटेड डिजीज तो है ही। इसी पूरे तो बीमारियों का परिदृश्य- बहुत लंबा एक वो है, इसका इतना आसानी से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, आप लोग हैं तो थोड़ा सा और उसे और विस्तार से और थोड़ा सा दर्शकों के लिए आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में क्या वायरल इन्फेक्शंस, वायरल संक्रमण ज़्यादा बढ़े हैं, और अगर बढ़े हैं तो उनका कारण क्या है, और सबसे जो चिंता की बात यह है कि आने वाला वक्त कैसा होगा इन बीमारियों को लेकर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ, आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है, हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर
प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। डॉक्टर संजय राय, क्या वायरस से लड़ना पलकों से शहतीर उठाने जैसा है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वायरस क्या पहले से ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है? देखिए, सारे वायरस या बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। उसकी जो अच्छी चीज़ें होती है कि ज़्यादातर ये जो सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब इवन बिना दवा के भी जो ठीक हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस को हम देखें, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, इंक्लूडिंग SARS-CoV-2 हो जो अभी सबसे ज़्यादा पिछले 2.5 सालों से तबाही मचाया हुआ है। ज़्यादातर वायरस, कुछ को छोड़ दीजिए जो सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस के वायरस हो गए या HIV के जो, बट ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी जो है, चाहे आपने मंकी पॉक्स की बात की तो सेल्फ लिमिटिंग है। मतलब होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही उसको अपने आप लड़के ख़त्म करती है। उसकी एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद जो है ठीक हो जाता है। दूसरा है, मेजॉरिटी में जो है एक बार एक्सपोजर होने के बाद जो है लंबे समय तक उस वेरिएंट से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। कई में तो लाइफ लॉन्ग मिलता है, जैसे मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, इन सबों से एक बार होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। इंक्लूडिंग जो अभी तक के एविडेंस आ रहे हैं, इवन SARS-CoV-2 से लग रहा है कि लंबे समय तक हो सकता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो आपको सीवियरिटी डेथ से मिले। तो ये तो अच्छी बात होगी। बुरी बात जो उसकी है वो ये है कि यह जो है इनमें म्यूटेशंस, जिस तरीके से स्पेशली जो RNA वायरसेस हैं उनमें म्यूटेशंस बहुत ही फास्ट होता है। अच्छा, म्यूटेशंस होने के कारण जो भी हमारी मैनेजमेंट की अभी प्रोटोकॉल रहते हैं वो भी कई बार बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वैक्सीन, ड्रग्स। अगर कोई ड्रग इफेक्टिव है, ज़्यादातर में तो ड्रग इफेक्टिव नहीं है। थोड़े से एविडेंसेस हैं कि ड्रग्स कुछ में इफेक्टिव होता है, जैसे हमने फ्लू में ड्रग देते हैं सो इफेक्टिव है। बट ज़्यादातर जो है एंटीवायरल ड्रग्स जो है, अदर देन जो सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, उनमें एंटीवायरल ड्रग्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। जैसे हेपेटाइटिस C की मैं बात करूं तो इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट कंप्लीट क्योर कर देते हैं। HIV में एंटीवायरल जो एंटीरिट्रोवायरल ड्रग्स हम देते हैं वह कंप्लीट क्योर तो नहीं करता, बट इतना सप्रेस कर देता है कि ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ हम जीते हैं। तो जस्ट लाइक एनी क्रॉनिक डिजीज हम कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग आप लेते रहो ड्रग और आप ठीक हो, इतना ज़्यादा आ चुका है। लेकिन जिनमें म्यूटेशंस बहुत होते रहते हैं उनमें एक तो ड्रग्स, इवन वैक्सीन्स भी इफेक्टिव नहीं रह जाती है, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। इन्फ्लुएंजा में होता रहता है हमारा, SARS-CoV-2 में जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीन इफिकेसी कम होती जा रही है, अभी तो कुछ आ गया कि निगेटिव तक में आ गया है, तो ये उसका निगेटिव पहलू है। DNA वायरस जो होते हैं, वायरस के कई हैं, RNA वायरस है, DNA वायरस है। DNA वायरस में उतने म्यूटेशंस नहीं होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन कई बार म्यूटेशंस जो है उनमें जब म्यूटेशंस होते हैं तो घातक होता है उन्हीं के लिए।
हमारे वायरस के लिए घातक होता है, तो वह स्ट्रेन बहुत सर्कुलेट नहीं कर पाता है। जो भी म्यूटेंट सर्कुलेशन में रहता है, तो म्यूटेशंस के बाद भी जो है ओरिजिनल ये रहते हैं, इसलिए उनके जितने हमारे ये हैं वैक्सीन ये सब जो है वह काफ़ी इफेक्टिव उन पे हैं। जिनमें म्यूटेशंस नहीं होते हैं या कम होते हैं म्यूटेशंस, या म्यूटेशंस होते हैं तो वह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जिनमें म्यूटेशंस वाले वेरिएंट जो है न्यू वेरिएंट आते रहते हैं और वही जो है हमें प्रॉब्लम करते रहते हैं, वह हमें जो है प्रॉब्लम ज़्यादा समय तक देता रहता है। तो ये सब चुनौतियाँ रहती हैं। तो अच्छी भी बात है कि वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, कई तो बिल्कुल ही माइल्ड होते हैं, कई बार जो है वो क्रॉस प्रोटेक्शन जो है दूसरे वेरिएंट से भी देने लगते हैं, कई बार बिल्कुल ही नहीं देते हैं। तो ये इनके जो है अपनी खासियत है। तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे और हमेशा रहेंगे। शायद इनसे अभी तक जो है हमारी साइंस जो है कंप्लीटली निजात पा जाए, ऐसा संभव नहीं लगता। ये बात डॉक्टर अरोड़ा, ये तो मतलब अगर हम पिछली महामारी की बात करें, स्पेनिश फ्लू की बात करें 100 साल पहले, और अब तक विज्ञान ने जितनी तरक्की की है उसके बावजूद ये वायरस की जो दुनिया है ये अभी भी बहुत ऐसा अनजान है, हमें पता ही नहीं कि अभी और कितनी है। क्या कहेंगे आप? मैं उसको एक ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं कहूँगा कि अभी कुछ नहीं जानकारी है। सच्ची बात यह है कि बैक्टीरिया पे जिस तवज्जो से एंटीबायोटिक करी गई और उसको एक कंट्रोल में करने का प्रयास किया गया, लेकिन वायरस के बारे में एक तो वायरस की जो एक बहुआयामी एक प्रकृति है जी, कि अपना कभी शक्ल बदल लेता है, कभी उसका जो प्रभाव है संक्रामकता बदल लेता है, जब गंभीरता बदल लेता है। तो ये सारे जो हैं, क्योंकि वायरस अपने आप में, बैक्टीरिया अगर मैं प्लेट में डाल दूँ तो सर्वाइव करता है, लेकिन वायरस को एक और दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेल चाहिए होता है। तो उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस तरीके से है कि उसको सर्वाइव करने के लिए अपने को हमेशा तैयार रखना होता है। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो इतनी निराशाजनक बात भी नहीं है। स्मॉल पॉक्स वायरस था, उसका दुनिया से खात्मा हो गया। पोलियो वायरस ही है, और पोलियो जो है अब खाली दो देशों में रह गया है, बाकी जगह तो उसको करीब करीब कंट्रोल कर दिया गया है। और ये देखा गया है कि वायरसेस के प्रति जो वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी प्रभावी रहती हैं। अगर मैं स्पेनिश फ्लू लूँ और कोविड लूँ, तो कोविड में 2 वजह से मृत्यु कम हुई। एक तो हमारी मरीज़ की देखभाल करने की जो क्षमता है आधुनिक साइंस ने जो पिछले 100 साल में किया उसकी वजह से, और दूसरा कि वैक्सीन्स की वजह से कि भाई सीवियर बीमारी करना कम कर दिया गया। लेकिन इन सब के बाद एक जो बहुत बड़ा अभी जिसमें अनुसंधान और शोध की ज़रूरत है और चल रही है, और हमें लगता है कि आगे 5 साल में इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा कि वायरस को मैं बैक्टीरिया की तरह कैसे मार सकूं। जैसे संजय ने बताया कि हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं, उनको हम वायरस को ख़त्म कर देते हैं, वायरस को मार सकते हैं। HIV को हम रोक सकते हैं, वायरस की वृद्धि नहीं हो पाती। इसी तरीके का शोध अब ऐसे वायरसेस के लिए जो सांस के द्वारा फैलते हैं, ज़्यादातर महामारियां सांस के थ्रू फैलती हैं, उसमें जो है इसको कोशिश की जा रही है कि इस वायरस को हम किस तरीके से रोक सकें। क्योंकि अभी पिछला जो अनुभव रहा 2.5 साल का कि वायरस मेरे शरीर में घुसे उसी समय अगर मैं मार सकूं तो वो नुकसान नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के मैं निराशाजनक बात नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भविष्य है बेहतर रहेगा। जी, बाकी एक छोटी सी बात डॉक्टर अरोड़ा, मैं ये कह रहा था उस वक्त कि वायरस की जो दुनिया है उसके बारे में हमें लगता है काफ़ी अनजान। वायरस की दुनिया, किसी एक वायरस की बात नहीं, पूरे जो मतलब पता नहीं कल को कौन से नए वायरस आएंगे, अभी शायद विज्ञान को या हमें पता नहीं पता है, क्योंकि वायरसेस की संख्या बहुत है। बिल्कुल एक अंदाज़ा है कि 8 लाख से लेकर 10 लाख तक के वायरसेस हैं, जिसमें ज़्यादातर के बारे में नहीं मालूम है। ये जैसे डॉक्टर एजाज ने बताया कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी वेटनरी है, हाँ, और एक ह्यूमन, ये अगर 3 में करें तो ये अलग अलग हैं। तो ह्यूमन के बारे में ज़्यादातर मालूम है, लेकिन वेटनरी और जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में ज़्यादा नहीं ज्ञान है। तो वो हमेशा हमारे लिए एक आश्चर्य
पैदा करती रहती है। कब कौन आ जाए कहाँ से। ठीक, हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं बहुत देर से उस नंबर का जिस पर वो फ़ोन करें और प्रश्न पूछें हमारे इन मेहमानों से। तो नंबर नोट करें, टीवी स्क्रीन पर वो नंबर, दिल्ली का STD कोड 011-2309-7532, ये स्टूडियो का नंबर है। आप फ़ोन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर कॉल आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि जब वायरस के ट्रीटमेंट की बात आती है, जो बात अभी डॉक्टर अरोड़ा ने सामने रखी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ख़ास तौर पर अगर हम कोविड के अपने अनुभव की बात करें तो जिसको भी कोविड होता था, अब तो शायद वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये बहुत हुआ कि उनको गले के एंटीबायोटिक्स दिए गए और दूसरे एंटीबायोटिक्स भी दे दिए गए। आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको लेकर क्या स्पष्टता होनी चाहिए सभी व्यक्तियों के मन में? देखिए, ये जो वायरसेस होते हैं इनमें पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। कल परसों की बात है कि लैंसेट में एक स्टडी आ गई कि एजिथ्रोमाइसिन कितना मिसयूज हो गया, और उसमें खास तौर पर रेफरेंस इंडिया की भी है कि हर कोई आदमी एजिथ्रोमाइसिन ले रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि कोविड में हेल्प है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि हेल्पलेसनेस की वजह से हमने रीपर्पजिंग ड्रग्स यूज किए कोविड। मैं अपनी यहाँ की बात बताऊं, जब हमने मार्च में कोविड प्रिपरेशन कर ली तो थोड़े बहुत रिपोर्ट थे कि कोई HIV के ड्रग्स लोपिनाविर, रेटोनाविर यूज होते हैं, एलर्जी और रिमेटाइड आर्थराइटिस के हाइड्रोक्लोरोक्विन यूज होते हैं, तो हमने भी यूज करना शुरू कर दिया। और इंडिया में भी बहुत जगह बहुत से अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने यूज किया। फिर डाटा आता गया कि इनका यूज उतना अच्छा नहीं है, कोई इनमें मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं। टिल द टाइम ऑक्सफोर्ड से हमको एक बड़ी स्टडी आ गई, रिकवरी ट्रायल आ गई, और उसमें देखा गया कि स्टेरॉइड का यूज करने में इसकी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स से कोविड में थोड़ा सा मोर्टेलिटी बेनिफिट भी रहता है और सिक पेशेंट्स में रिकवरी भी बेटर है। उसके बाद बोला गया कि प्लाज्मा है पेशेंट्स का, ले लेंगे उसको, प्लाज्मा सर्विसेज करेंगे, जो एंटीबॉडीज है उसमें उसको फाइट देखेंगे करेंगे पेशेंट्स में। अल्टीमेटली उसमें भी उतना दबाव नहीं आया। और लॉन्ग वेट के बाद, एक तो पहले जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि वैक्सीन मेड अ लॉट ऑफ चेंज, बट एंटीवायरल्स 2-3 आ गए। पहले एंटीबॉडीज आ गई, एंटीवायरल एंटीबॉडीज देते थे विद इन फर्स्ट 24-48 आवर्स, बट उसमें भी आ गया कि ओमिक्रॉन थोड़ा रिएक्ट नहीं करता है उसको। पहला वुहान वाला ट्रेन उसमें बेटर था। तो अब रिसेंटली मॉलिपिरनाविर रिपर्पस करके इसमें थोड़ा सा यूज देखा गया, 30-40% रहती है। फ्लैक्सोविड अमेरिका में आजकल आ रहा है, या मंकी पॉक्स में भी आ गया, टेकोवेरमैट आ गया। तो एंटीवायरल, जैसे डॉक्टर अरोड़ा कह रहे थे, जितना एंटीबायोटिक्स पे रिसर्च हुआ है उतना एंटीवायरल्स में नहीं। एंड वी आर नॉट ऑलवेज श्योर कि व्हाटएवर द गन वी गेट वी विल बी एबल टू किल द ऑर्गेनिज्म। तो हिट एंड ट्रायल मेथड और थोड़ा रिसर्च करके, बिल्कुल। बट व्हाट आई वांट टू कन्वे, तो यही जी डॉक्टर कॉल, यही चुनौती है अब मेडिकल साइंस के सामने। We should not underestimate the power of virology. COVID brought us to our knees. Whole mankind was brought. और मुझे लगता है ये एक चेतावनी हमको आ गई that there are areas 10 years down the line, 30 years down the line, अगर हम H1N1 का सीक्वेंस देखें, हर 30 साल के बाद वो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट में एक नया एपिडेमिक फैला देता। We anticipate because of RNA virus and high number of mutations, ये वायरस भी ऐसा करे। और हमारा जहन सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहिए कोविड-19 के लिए, बाकी वायरसेस भी जंप हो सकते हैं। ये बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 पर नहीं, बल्कि वायरस से पैदा होने वाली और भी जो बीमारियां हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कब किससे परेशानी पैदा हो ये बड़ा मुश्किल है फिलहाल बताना। शिव प्रकाश जी हैं हमारे एक दर्शक हरियाणा से टेलीफोन लाइन पर। शिव प्रकाश जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। क्वेश्चन करूं सर? शिव प्रकाश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं जी, बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं सभी को सादर वंदे जो यहाँ पैनल में था, और मेरा सर जानकारी ये लगा भी डॉक्टर N.K. अरोड़ा जी ने कहा था कि जिस तरह से बैक्टीरिया को मारा जाता है उसी तरह वायरस को मारने का, जैसे उन्होंने
बताया वायरस को, तो वायरस को क्या कंप्लीटली मारा जा सकता है या इसको डीएक्टिव या इनएक्टिव किया जा सकता है? डॉक्टर शिव प्रकाश जी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। बैक्टीरिया को तो मार दिया जाता है। असल में हम दवाई जो भी देते हैं, हम बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक देते हैं, हम बैक्टीरिया को 2-4 दिन 5 दिन के लिए बांध के रखते हैं, उसको मारते हैं और उसकी जो पैदाइश है उसको कम कर देते हैं और अल्टीमेटली शरीर की जो खुद प्रतिरोधक क्षमता है वो उससे उस बैक्टीरिया से निजात पाती है। तो ये समय लिया जाता है दवाइयों के द्वारा कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको ख़त्म करे, और यही कारण है कि जिन बीमारियों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, वहाँ एंटीबायोटिक भी पूरी तरह काम नहीं करते हैं। HIV है या बाकी है। तो वायरस के लिए भी यही है कि वायरस को हम रोक के रखें, और यही देखा गया कोविड के दौरान और बाकी वायरल इन्फेक्शन में कि शुरुआती दौर में ही अगर वायरस पे हम किसी दवाई से प्रभाव डालें, उसकी जो ग्रोथ है शरीर के अंदर जो वो उग रहा है, उसको हम रोक सकें, उसको ख़त्म कर सकें या उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें, और जब तक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको ले लेता है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती उसमें ऊपर की दवाइयाँ एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती और एंटीवायरल भी काम नहीं करती। जी डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, ये बताइए, अभी जो एक बात तो सामने आ गई कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो असंतुलन वाली जो बात आ रही है, लेकिन क्या सिर्फ इसी में ही पूरा जवाब छिपा है या कोई और भी वजह है? और ख़ास तौर पर क्या जो सवाल मैंने पूछा था, मुझे लगता है अभी उसका जवाब आना बाकी है कि क्या हम पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर से पिछले 2.5-3 बरस में, और हम देख रहे हैं क्या ऐसा है कि ज़्यादा इन्फेक्शंस अब सामने आ रहे हैं? नहीं, इसको हमको 3-4 परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमको इस बात से निकलना पड़ेगा कि 100 साल में ही एक बार महामारी आती है। ये मैंने स्टेटमेंट बहुत लोगों के मुख से, यानी आप ये कह रहे हैं कि महामारी कभी भी आ सकती है? जी हाँ, उसके लिए कोई 100 साल का आंकड़ा, अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हमारे अनसर्टेनिटी की बात हमारे साथी एक्सपर्ट्स ने भी कहा। बिल्कुल, ये तो बात सामने, ये बात हमको बहुत आवश्यक रूप से समझना आवश्यक है। 100 साल की बात दिमाग से निकाल दें, महामारी कोई भी कभी भी आ सकती है। जी हाँ, और जबकि आज हम इतने एंटीबायोटिक एरा में बैठे हैं, जैसा कि अरोरा साहब ने भी बताया, और वैक्सीन के एरा में भी बैठे हैं, इसके बावजूद भी कोविड ने जो तबाही मचाई वो हम सब लोगों के लिए सबक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है अलग अलग रूप में, चाहे हम उसको जंगल में को काटना कहें, चाहे हम उसको अपने उनसे जो इंटरेक्शन है वो बढ़ गया है जी, तो वो कारण है। तीसरा, हमारा बर्ड से भी वायरस आता है, ऐसा नहीं है कि अलग एनिमल से ही आता है, बर्ड से भी वायरस आ सकता है, कैटल से भी आ सकता है, और हमारे जूनोटिक तो मंकी वगैरह इन लोगों से, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे निपा वायरस है, वाइल्ड बैट से आया। लोग अभी भी हैरान हो रहे होंगे इस बात को सुनकर, आप सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वहाँ से आ सकता है, तो कैसे आ सकता है? सभी में क्यों नहीं आता, ये किसी में क्यों आता है? क्या तरीका क्या होता है? जो आपने बात करी वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ये इतना आसान नहीं है इसको समझना। अच्छा, जैसे फ्रूट बैट से, जो अब बैट्स की कम से कम नहीं तो 160 से ऊपर की प्रजातियां हैं, हम उनमें से सिर्फ फ्रूट बैट्स की बात कर रहे हैं। तो हर एक जो प्राणी की अलग अलग दुनिया है, तो उसको इसीलिए जो वायरस की बात कर रहे हैं 2 मिलियन से ज़्यादा। अच्छा। जी हाँ, जो निपा की बात करें, हम समझ रहे थे कि हमारे को एनिमल हस्बेंड्री वालों से काम चल जाएगा, लेकिन जब हमें पता चला कि बैट्स तो वाइल्ड एनिमल्स में आता है, फिर हमने वाइल्ड एनिमल विभाग से संपर्क किया। अच्छा। उनने बड़े बड़े नेट्स लगाए ऊपर, तब जाके हमारे फ्रूट बैट्स कैच पकड़ में आए। फिर हमने ये देखा कि फ्रूट बैट्स में भी इन्फेक्शन था, ह्यूमन में भी था। फिर हमने सोचा कट फ्रूट्स के माध्यम से आ सकता है, कट फ्रूट की टेस्टिंग की गई। तो मतलब हमने पूरा एपिडेमियोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि केरल जैसे राज्य में, जहाँ पे कि पहले हमने वेस्ट बंगाल में देखा, बांग्लादेश में आउटब्रेक हो चुके हैं, तो वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक सॉफ्ट टारगेट था। लेकिन जब केरल में हमें देखा तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक आश्चर्य की बात थी कि यहाँ कैसे आ सकता है। और ये पूरा मामला बहुत जटिल है, जैसा कि आप कह रहे हैं। फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं गुरुग्राम से, बलराम जी हैं फोन लाइन पर। बलराम जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं जी। सर, मैंने ना कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली क्योंकि 2018 में सर मेरे को एक सिफेलोसिफोरिन ड्रग से रिएक्शन हुआ था, एनाफिलेक्टिक शॉक आया था। अच्छा।
तो जिस कारण मेरे को डॉक्टरों ने मना किया है कि आप कोविड-19 की वैक्सीन मत लगवाना, क्योंकि चांसेस आपको दोबारा से एनाफ्लेटिक शॉक आ सकता है जिससे डेथ हो सकती है। जी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आज तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली, तो और मेरे को अभी जनवरी 2022 में कोविड भी हुआ था। जी। तो उससे मैं रिकवर हो गया। आपको कोविड कब हुआ था? सर जनवरी 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ और आपने वैक्सीन नहीं ली है। 2018 में आपको एक वैक्सीन कोई लगी थी, क्या नाम बताया आपने उसका? सिफेलोस्पोरिन जी। एंटीबायोटिक है। डॉक्टर कॉल, आपने पूरा सवाल सुन लिया होगा, आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? आई कुड नॉट हियर, आप मुझे इनका क्वेश्चन रिपीट करा दें। आई कुड नॉट हियर। डॉक्टर कॉल, वो कह रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया, रिपीट कर दें। डॉक्टर संजय, आप देखिए, हम केस टू केस बेसिस पे इंडिविजुअल फिजिशियन डिसीजन ले सकता है। अभी इनको हाल में ही कोविड हुआ है, जनवरी में हुआ है, और अब सफिशिएंट एविडेंस है कि कोविड होने के बाद प्रोटेक्शन लेवल अच्छा है। एक तरीके से वो वैक्सीनेशन भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। हम देखिए तो कई टाइम्स उससे ज़्यादा डोज होते हैं। अगर आप जैसे वैक्सीन हम देते हैं, जैसे मैं किल वैक्सीन अगर दे रहा हूँ तो इसीलिए 2 डोज में हम देते हैं 4 वीक के गैप के बाद। इन्फेक्शन होता है तो बिलियन में वो शरीर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी प्राइम करते हैं। तो अभी हुआ था, तो इसलिए जो है उनको अभी बहुत नीड इस समय नहीं है, बट फिर भी उनको जो है फिजिशियन से जो है कंसल्ट कर लेना चाहिए कि वो एसेस करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर बलराम जी से कहना चाहूँगा कि जो आपको एक बार एनाफाइलैक्सिस हो जाए किसी एंटीबायोटिक या दवाई से, इसका मतलब पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर आज चाहे कोविड वैक्सीन की बात है, कल हो सकता है कल हम मंकी पॉक्स की वैक्सीन की बात करें और तब ज़रूरत हो, तो आपकी स्थिति में ये होना चाहिए कि आपको वैक्सीन अस्पताल में देनी चाहिए। अच्छा। और अपने चिकित्सक की सुपरविजन, निरीक्षण में दिया जाना चाहिए, और आपको कम से कम 4-6 घंटे उसके बाद अस्पताल में रहना चाहिए। ये आपका ये जो निर्णय है आपके चिकित्सक ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे कोई दवाई नहीं ले सकते आप, ज़रूरत है तो लगाना होगा, लेकिन अंडर क्लोज सुपरविजन। ठीक। फिलहाल इस कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो कुछ और बातें जानेंगे। तब तक के लिए आप ज़रा इंतज़ार कीजिए और ये ब्रेक देखिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history